नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सच में नौकरी लेना चाहते हैं, यदि आप अच्छी लगन से यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भारतीय संविधान का ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो पॉलिटी जीके का जो हम लेकर के आए हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं, तो और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो देखिए, संविधान सभा जब संविधान हम लोगों का बन रहा था भारत का, उस टाइम जो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे सर BN राव। ठीक है, क्या नाम था इनका? सर BN राव थे उस टाइम संविधान सभा के सलाहकार। और इनका यदि हम पूरा नाम की बात करें कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है नरसिंह राव। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब संविधान बना था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। फिर इसमें 4 जोड़ दिए गए, अब कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यदि हम भाग की बात करें कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, राष्ट्रपति जो लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन को नामित जो करते हैं, नियुक्त जो करते हैं, इसकी जो संख्या है वो हो सकती है 2। ठीक है, लोकसभा के लिए। लेकिन यदि आपको राज्यसभा के लिए पूछा जाए, तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। इसको जो है गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आने की आप कह सकते हैं जो पंचायती राज जो अभी पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, इसके बारे में कहा गया है कि ये जो है वो गांधीवादी सिद्धांत है। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित आपको पूछा जाए कि पंचायती राज का व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है, तो पंचायती राज की व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जिसे यूनाइटेड नेशंस के नाम से भी जाना जाता है कि महासभा की बैठक जो है सो कितने दिन के अंतराल में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष में 1 बार होती है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा होती है वर्ष में 1 ही बार होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया है? तो वे 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन जब संविधान का संशोधन हुआ, 42वें संशोधन हुआ, उस टाइम इसमें डाला गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन करके इसमें ये 2 शब्द को जो है सो इसमें डाला गया था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हुआ था सन 1976 ईस्वी में। तब की प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इस टाइम संविधान का संशोधन किया गया था 42वां। इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो समाविष्ट किए गए हैं वो किए गए हैं 1976 में। जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया, यानी कि इसको मिनी संविधान जब किया गया, उस टाइम मौलिक कर्तव्य का समाविष्ट किया गया। आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है हम लोगों का वो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हम लोगों को 11 मौलिक कर्तव्य जो देश के लिए हम लोगों को करना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो सर्च मार सकते हैं, नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, वहां से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संघीय सूची। ठीक है, प्रश्न क्या है एक बार फिर दोहराते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है? तो देखिए, जब भी संघीय सूची की बात आता है, यानी संघीय मतलब कि संघ मतलब क्या हो गया, पूरा देश, भारत देश। ठीक है, तो जब भारत के बारे में कोई कानून बनाने की होती है, तो उस टाइम एकमात्र अधिकार किसको होता है? संसद का होता है। संसद ही यहाँ पे कानून को बना सकते हैं, संसद ही कानून को तोड़ सकते हैं।
जो संसद का काम है संघीय सूची में कानून बनाना। यदि हम बात करें राज्य की कौन बनाते हैं, तो राज्य की बनाते हैं जो विधायक होते हैं वे बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्लियर हो गया आपका। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है, या फिर कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ जो कहा गया है संविधान का, वो किसको कहा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्र जो है इसको चौथी स्तंभ कहा गया है हमारे संविधान में। ठीक है, और इनको जो है जितने भी पत्रकार एजेंसी वाले जो हैं, न्यूज वाले जो हैं, प्रेस वाले जो हैं, इनको एक अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कुछ भी बोल सकते हैं, देश के बारे में बोल सकते हैं, देश के हित के बारे में बोल सकते हैं, कोई गलत करता है उसके खिलाफ बोल सकते हैं। और इसका जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 के ये में दिया गया है। ठीक है, यदि आप अनुच्छेद पढ़े होंगे 19 के ये तो आपको पता होगा। जैसा कि अभी एक मामला चल रहा है अर्नब गोस्वामी का, ठीक है, तो इनका जो अधिकार है 19 ये में इनके अधिकार के बारे में दिया गया है। इनका अधिकार कोई हनन नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो देखिए, मूल अधिकार जो हमारा है वो भारतीय संविधान के तीसरे भाग में जो है व्याख्या किया गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि किस भाग में स्थापित किया गया है, तो तीसरा भाग में स्थापित किया गया। आपको बता दें कि मूल अधिकार यदि पूछा जाए कि हमारा कितने मूल अधिकार है, तो हम लोगों का 6 जो है मूल अधिकार है। पहले क्या था, 7 मूल अधिकार था, जिसमें क्या था कि लोग संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, और उसको 300 के अनुच्छेद 300 के ये में उसका व्याख्या किया गया है स्पष्ट रूप से। तो अभी वर्तमान में हम लोगों का 6 मूल अधिकार है। 12 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो देखिए, जो अल्पसंख्यक है भारत में, उनके हित की सुरक्षा के बारे में जो व्याख्या किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ पे अल्पसंख्यक कहा गया है। बाकी यहाँ के जो मूल निवासी हिंदू हैं उनको कहा गया है बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के जो हित की सुरक्षा करता है वो उसका अनुच्छेद 29 में इसके बारे में व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो पालन की जाती है जिसको माना जाता है प्रजातीय भेदभाव, उसको कहा जाता है रंग भेद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप यदि गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे, गांधी जी की जीवनी आप पढ़े होंगे, तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर क्या था कि सभी लोग गोरे थे और गांधी जी थोड़ा सांवले थे। तो गोरे लोगों ने सभी लोगों ने मिल के गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे करके बाहर कर दिए थे, और यही हुआ था, वहाँ पे रंग भेद हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि गांधी जी की जीवनी के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल पर आपको गांधी जी की जीवनी के नाम से वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गांधी जी की जीवनी पूरा डिटेल्स में बताया गया है इनके बारे में, बचपन से लेकर के आज़ादी तक, जब इनकी शहीदी हुई थी उस टाइम तक का। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। तो देखिए, पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति था, इन्होंने ही पंचायती राज के बारे में रिपोर्ट किया था। उसके बाद हमारे संसद में नियम बना था कि पंचायती राज हमारे भारत में लागू होगी। अगला प्रश्न है, यह आह्वान किसने किया है, प्रकृति को वापस जाओ। प्रकृति को वापस जाओ मतलब क्या कि हम लोगों को प्रकृति के हिसाब से ही चलना चाहिए, और ये जो शब्द कहा था वो कहा था रूसो ने। ठीक है, रूसो ने कहा था, और रूसो एक बहुत ही महान दार्शनिक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है कितने दिनों के भीतर। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी यानी कि हमारे भारत देश की जो राष्ट्रपति है, यदि किसी कारणवश पद खाली हो जाते हैं तो इसको 6 महीने के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कितना दिन, 6 महीना। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है। आप पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें आता है कि शून्यकाल, संसद में जो हमारा बहस जो होता है वहाँ पे एक शून्यकाल होता है, और शून्यकाल का जो हमारा मतलब है वो मतलब हमारा है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। और यदि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाए तो इसी शून्यकाल के समय में सवाल जवाब हमारे संविधान के अंदर यानी कि संसद के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खाली स्थान है। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में इसका व्याख्या किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। संघ मतलब क्या, पूर्ण यानी कि राज्य, और राज्य सभी राज्य मिल करके संघ बनते हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों को मिला करके एक संघ बना है, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और आपको ये अनुच्छेद 1 में ही मिल जाएगा। ठीक है, आपने अनुच्छेद का अध्ययन किया होगा, तो अनुच्छेद 1 में इसके बारे में लिखा गया है कि भारत जो है सभी राज्यों का एक संघ है।
वीडियो पसंद आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, हम मोटिवेट होते हैं और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बगल में एक लाल कलर की जो है बेल आइकन भी बन के आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ इस तरह का तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप हमारी वीडियो को बिल्कुल निःशुल्क देख सकें। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की ज़रूरत नहीं होती है? तो देखिए, कौन सा खर्च है जिस पे खर्च करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो बजट से अनुमोदन कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये है प्राकृतिक संकट पर। ठीक है, प्राकृतिक संकट जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, तो ये से प्राकृतिक संकट कहते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा ओ माय गॉड, ठीक है, उसमें परेश रावल जी जो केस करते हैं उसे ही कहा जाता है प्राकृतिक संकट। ठीक है, भूकंप से उनका घर तबाह हो जाता है, दुकान तबाह हो जाता है, तो इसी के लिए ये जो है प्राकृतिक संकट के लिए यदि देश को कहीं मदद करने की ज़रूरत होती है तो क्या करना होता है कि प्रत्येक वर्ष अनुमोदन कराने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब? हमारा जो अभी आपको हमने पहले बताया कि हमारा जो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये 6 मौलिक अधिकार तब हम लोगों का नहीं लागू होगा जब किसी कारणवश जो है सो हमारे देश में आपातकाल घोषित हो जाए। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारा कोई अधिकार काम नहीं कर सकता है और ये पूरा पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। अगला प्रश्न जाते हैं, संसद में शामिल है। तो देखिए, संसद में कौन कौन से जो पोस्ट यहाँ पे शामिल है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल रहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ये, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिल करके ही संसद बनता है। अगले प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो कौन सा राजनीतिक दल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तृणमूल कांग्रेस। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने किया था और ममता बनर्जी अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और आपको बता दें कि यदि पूछा जाए आपको कि सबसे पुराना पार्टी कौन सा है, तो सबसे पुराना पार्टी है कांग्रेस, जिसकी स्थापना 27 या फिर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पहले किसी भी वोटर को 21 वर्ष की उम्र पूरा करने होते थे वोट देने के लिए, लेकिन इसको संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया? और ये जो संविधान संशोधन था वो था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो सन 1989 में हुआ था। राजीव गांधी उस टाइम चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, पहले 21 वर्ष था, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था और बहुत ही भारी अंतर से वो चुनाव भी जीत गए थे। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? देखिए, जब वो वर्ष 1956 में यहाँ पे राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, पहले हमारा भारत एक संघ था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि राज्य अलग होने का सिलसिला जारी हो गया था और 1956 में एक नियम बनाया गया था। जो नियम क्या था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को हम अलग कर सकते हैं। और इसका आपको हम एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो राज्य अलग हुआ था भारत देश से, वो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। ये 1953 में ही अलग हो गया था और ये भाषा के आधार पर ही इसको अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से गुजरात और महाराष्ट्र भी भाषा के आधार पर ही अलग हो गया था, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, योजना का विषय किस सूची में आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में आता है योजना का विषय। आगे बढ़ते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट हियर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के आधार पर आधारित है हमारे पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था और सर्वप्रथम अवार्ड इन्हीं को मिला था, भारत रत्न, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इसके लिए उनको कितनी उम्र सीमा
पूरी करनी होती है। आपके आंसर का हम इंतज़ार करेंगे, आप ज़रूर आंसर कीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने व्यक्ति सही आंसर कर पाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए जीके विद आर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।